हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीटेक सेकेंड ईयर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि एक नींव के रूप में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। नींव किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है कि ये सब्जेक्ट आपको आगे चल के बहुत सारे सब्जेक्टों के लिए एक बेस सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। जैसे आपका आईसी इंजन हो गया, जैसे आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, जैसे आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जैसे आपका एचएमटी हीट एंड मास ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इन सभी सब्जेक्ट्स में थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो शुरुआत करते हैं थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट की, और उसकी पहली यूनिट शुरू करने जा रहे हैं हम। और पहली यूनिट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और इस यूनिट में हम आज कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो आप सामने देख रहे होंगे बोर्ड पर। डेफिनेशन, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री एंड टाइप्स ऑफ द सिस्टम, मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड द प्रॉपर्टीज, स्टेट, पाथ, प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, और इन टॉपिक में से आपको हमेशा एग्जाम में लगभग 5 नंबर का डेफिनेशन जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। सो द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the effect of energy transfer। मैंने इस शब्द को 2 बार इसलिए बोला कि आगे चल के कभी कभी बच्चे इस चीज को कंफ्यूज कर देते हैं कि एनर्जी की जगह हीट ट्रांसफर कह देते हैं, बट हीट ट्रांसफर इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड। तो डेफिनेशन क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है एनर्जी के ट्रांसफर होने का। लेकिन मेन एम क्या है इसका, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का मेन उद्देश्य क्या है पढ़ने का हमारा? बहुत ही आसान सा उद्देश्य है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू कन्वर्ट द डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसके द्वारा? एक एफिशिएंट प्रोसेस के द्वारा, जो बेस्ट प्रोसेस हो उसके द्वारा डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना। और ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है ये हमारी क्या है? हीट। हीट इज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसके द्वारा जब हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? वर्क डन में, तो वर्क डन हमारे लिए एक यूजफुल या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हो जाता है। तो डेफिनेशन आपने समझी और मेन एम समझा। नेक्स्ट, इस डेफिनेशन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर का क्या प्रभाव पड़ रहा है सिस्टम पर। अब बेसिकली सिस्टम क्या है? सिस्टम इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसको हम अपनी स्टडी के लिए फोकस कर रहे हैं, द रीजन ऑफ स्पेस, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, द रीजन ऑफ स्पेस ऑन विच स्टडी इज फोकस्ड। जैसे इस समय हम सब यदि इस वीडियो के माध्यम से इस व्हाइट बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं तो हमारे लिए ये व्हाइट बोर्ड एक सिस्टम का काम कर रहा है, और इसके लिए सराउंडिंग क्या है? एनी और एवरी, एनीथिंग या एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। इस सिस्टम के बाहर की सारी चीजें हमारे लिए सराउंडिंग है। सो आप कह सकते हैं कि ये सिस्टम है। यदि हम फोकस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस पर, तो इसके बाहर की सारी चीजें सराउंडिंग होगी। The third one is boundary. Boundary is separation between system and surrounding. जब सिस्टम है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं उसके बाहर की सारी चीजें हमारे लिए सराउंडिंग है, तो उन दोनों को कोई ना कोई लाइन सेपरेट कर रही होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाउंड्री। सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। कि यदि हम इस व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं तो इसकी बाउंड्री मुझे नजर आ रही है, यदि ये व्हाइट बोर्ड हमारे लिए सिस्टम है तो इसकी बाउंड्री हमारे लिए रियल बाउंड्री है। अब यदि हम एक ही मिनट में यदि हम सिस्टम की बात करें कि इजराइल में ये सब कुछ हो रहा है, तो हमारे लिए फोकस कहाँ हो गया? इजराइल।
तो इजराइल की जो बाउंड्री है वो हमारे लिए इमेजिनरी बाउंड्री है जिसे हम देख नहीं सकते। तो रियल एंड इमेजिनरी, फिक्स्ड, मूवेबल। अब यदि इसी की बात करें तो इस व्हाइट बोर्ड की जो बाउंड्री है वो फिक्स है लेकिन मूवेबल। यदि हम एक सिस्टम की बात करें जैसे सिलेंडर पिस्टन, ये आपका पिस्टन है, सिलेंडर है, जब इसमें प्रोसेस होता है तो पिस्टन अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आता है या इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आता है, जिसे हम टीडीसी बीडीसी कहते हैं, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। आगे जब आप आईसी इंजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज डिटेल में होंगी। तो इसकी जो बाउंड्री है बेसिकली, ये जब यहां पर है तो बाउंड्री ये है, और जब ये यहां पर आ गया तो बाउंड्री ये है इसकी। तो इसकी जो बाउंड्री है वो मूवेबल बाउंड्री है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं कि बाउंड्री को कहते हैं मूवेबल बाउंड्री। टाइप्स ऑफ सिस्टम, लेकिन यहां पर एक ब्रैकेट बनाया हुआ है हमने, एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। नंबर 1 ओपन सिस्टम, नंबर 2 क्लोज सिस्टम एंड नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। अब इनको किसके ऊपर बेस होकर के क्लासिफाई किया गया है? मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर। तो सबसे पहला आपके सामने है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में आपकी मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। इसको हम समझेंगे बहुत ही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा कि सभी के घरों में मोटर और पंप का कॉम्बिनेशन लगा होता है कि ये आपका मोटर भी है यहां पर प्लस पंप भी है। यहां से आपका म्युनिसिपैलिटी से पानी आता है और यहां से आपने अपने घरों में छत पर ये टंकी रखी हुई है जहां पर ये पानी चला जाता है। तो समझिए जब यहां पर पानी आया तो पानी क्या है, मास, वो यहां पर पहुंचा और उस पानी की काइनेटिक एनर्जी को आपने पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो गई और कन्वर्ट हो गई और पानी जो मास था वही पानी यहां पर पहुंचा, तो मास भी ट्रांसफर हुआ और एनर्जी भी ट्रांसफर हो गई। तो ओपन सिस्टम में आपका मास ट्रांसफर भी होता है और एनर्जी ट्रांसफर भी साथ साथ होती है। क्लोज सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। वैसे तो इसके बहुत सारे सिस्टम है लेकिन एक बहुत आसान सा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं। सपोज आपने एक चाय का प्याला लिया, चाय बना करके एक प्याले में कर दी और उसको ढक दिया। यदि हम ढकेंगे नहीं तो उसका वेपर्स सराउंडिंग में चली जाएंगी, तो कुछ देर बाद वो चाय ठंडी हो जाती है। तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाती है लेकिन चाय की क्वांटिटी उतनी ही रहती है, मास उतना ही रहता है। तो इट इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। एंड नंबर 3 इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर होता और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होती। वैसे तो इसका एक लौता एग्जाम्पल हमारा यूनिवर्स है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि अब तक यूनिवर्स के बाहर भी कुछ जा रहा है यहां से। तो केवल और केवल आइसोलेटेड का एक ही एग्जाम्पल है यूनिवर्स। लेकिन हम इसमें यदि कंडीशन लगा दें तो कंडीशनल आइसोलेटेड सिस्टम भी बना सकते हैं। जैसे आपको मयूरजग वगैरह मिलते हैं जिसमें 24 घंटे गर्म रहती है या 48 घंटे तक कोई चीज गर्म रहती है, ठंडी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि ना तो मास ट्रांसफर होता ना एनर्जी ट्रांसफर होती। कितने घंटे तक? लेकिन 24 घंटे, 48 घंटे। तो वहां पर कंडीशन आ जाती है। लेकिन आपको बुक्स में या एग्जाम्पल में ये भी देखने को मिलेगा कि ये सारे हमारे आइसोलेटेड के अंदर हैं, लेकिन हम उन्हें बेसिकली कंडीशनल आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी और मेन एम हमें पता चल गया। डिसऑर्गेनाइज मतलब हीट को कन्वर्ट करना है वर्क डन में, जो कि हमारी ऑर्गेनाइज फॉर्म है। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और टाइप्स ऑफ द सिस्टम। तो अब हमारा पहले 2 टॉपिक हमने कर लिए। अब हमारा तीसरा टॉपिक शुरू होता है। बेसिकली ये जो लिखा है मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अप्रोचेस? मतलब यदि डेफिनेशन हमें याद है कि हमें स्टडी करनी है किसकी?
एनर्जी ट्रांसफर होने की, और उस स्टडी को करने के लिए हमें किस प्रकार की अप्रोच को लेकर के चलना है। तो दो अप्रोच है हमारे पास, नंबर 1 मैक्रो एंड नंबर 2 माइक्रो। समझते हैं इसे कैसे कैसे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर या तो इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है ज्यादातर। आप यदि पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें ये 90% पूछा गया है हर बार कि डिफरेंस बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस। तो एक एक करके इसको देखिए, डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं और यहां पर एक टेबल बना देते हैं इन दोनों के बीच में। और आपका कैसे ये टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, मैक्रो एंड माइक्रो। अब मैक्रो को समझिए कि यदि हम मैक्रोस्कोपिक, जिसे हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के भी नाम से जानते हैं, और माइक्रो को हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहला डिफरेंस आपका यही हो गया कि इसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे, आप सब लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं और इसको हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, अभी आपको जब सारे इसके डिफरेंस पता चल जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको क्लासिकल कहते हैं और क्यों उसको स्टैटिस्टिकल कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की एनालिसिस करना, लेकिन ऊपरी तौर पर, मतलब उसके डिटेल में ना घुस करके उसके एवरेज वैल्यू, मतलब सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो उन सबका हम एवरेज ले लेते हैं। मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल को कंसीडर नहीं करते, उन सबका एवरेज ले लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास आया, फॉर स्टडी एवरेज वैल्यू इज टेकन behavior of individual particles not considered। और इसमें behavior of individual particle is considered। जैसे हम इस कमरे की बात करें तो यदि हम मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस कमरे की एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली ये कहेंगे कि ये कमरा इतने बाई इतने बाई इतने का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन यदि हम इस कमरे की माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना चाहें तो उसमें हम, ये केवल एक एग्जांपल दिया जा रहा है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड नहीं है, कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें पंखे कितने हैं, कितनी दूरी पर लगे हुए हैं, उसके अंदर तार कितना mm का यूज किया, मतलब डिटेल में घुस जाना, तो उसे कहते हैं माइक्रो और इसको कहते हैं मैक्रो। नंबर तीसरा पॉइंट, यदि हम इंडिविजुअल पार्टिकल पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उसकी केवल एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, तो इसकी एनालिसिस के लिए सिंपल फॉर्मूलों की जरूरत होगी। जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि आप किसी कमरे की है तो उससे क्या निकाल सकते हैं, एरिया वॉल्यूम, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूलों की जरूरत होती है। तो इसकी एनालिसिस के लिए सिंपल फॉर्मूलाज आर रिक्वायर्ड। और इसके लिए, क्योंकि हमें हर इंडिविजुअल पार्टिकल की एनालिसिस करनी है, तो हमें कॉम्प्लेक्स एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से इसका नाम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पड़ा। तो कॉम्प्लेक्स एंड स्टैटिस्टिकल
formulas are required। तो इसी से हमने 3 पॉइंट बना लिए, लेकिन इसमें 2 पॉइंट और बना सकते हैं हम, और वो यूज के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। 4th पॉइंट, जहां पर एवरेज वैल्यू ली जाती है वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है। तभी यदि हम किसी क्लास में 100 बच्चे हैं और हम ये उसकी कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ एवरेज निकाला जाता है। लेकिन यदि क्लास में 5 बच्चे हैं तो हम हर एक से इंडिविजुअल उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर एवरेज लिया जाता है। और डेंसिटी कहां पर ज्यादा होती है? लो एल्टीट्यूड पर। यदि हम धरती की बात करें तो धरती पर चलने एक समय देखेंगे तो बहुत सारी भीड़ नजर आएगी आपको, लेकिन इस धरती से थोड़ा सा एल्टीट्यूड पर ऊपर जाएंगे तो आकाश में लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर आपको आदमी नहीं मिलेगा। बहुत कम पक्षी मिल जाएंगे या कुछ पार्टिकल्स की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। तो मतलब वहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम लिख सकते हैं कि यूजफुल फॉर लो डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी हाई रखोगे, यूजफुल फॉर हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी होगी तो एवरेज वैल्यू लेंगे। और इसको कहां पे यूज करेंगे? यूजफुल फॉर लो डेंसिटी, जहां पर कम होंगे, जितने पार्टिकल कम से कम होंगे उनके एनालिसिस उतनी ज्यादा डिटेल में करी जा सकती है। और हाई डेंसिटी कहां पर होगी? लो एल्टीट्यूड पर। तो यूजफुल फॉर लो एल्टीट्यूड्स, एंड दिस इज यूजफुल फॉर हाई एल्टीट्यूड्स। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन गेट में आ चुका है। गेट आप समझते होंगे, बीटेक के बाद एमटेक करने के लिए गेट का एग्जाम होता है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है जिसे केवल इंजीनियर्स ही देते हैं। तो उस एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है कि मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस इज यूजफुल फॉर, या तो मैक्रो के पूछा हुआ तो ये लिखना था आपको हाई डेंसिटी लो एल्टीट्यूड, और मैक्रो का पूछा था तो लो डेंसिटी हाई एल्टीट्यूड। चलिए, ये तीसरा टॉपिक भी आपका खत्म हो गया है। अब बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर। किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब कहा जाएगा जब वो सिस्टम इन 3 इक्विलिब्रियम में होगा। नंबर 1 थर्मल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एंड नंबर C केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, मैकेनिकल का क्या मतलब है, और केमिकल का क्या मतलब है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो आप जिस सिस्टम का थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं उस सिस्टम के सराउंडिंग में चारों तरफ जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। अभी इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी बताएंगे। मतलब द टेम्परेचर
outside the system is approximately same at each and every place. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कि यदि इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, लेकिन इसके लिए यदि आप मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बच्चे अब फर्स्ट ईयर से पढ़ के आए उन्होंने मैकेनिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी होता है, सिग्मा एक्स जीरो, सिग्मा वाई जीरो, सिग्मा एम जीरो। तो उसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, और मूवमेंट सबमिशन ऑफ द मूवमेंट सिग्मा एम इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम कि एक्सेप्ट द प्रोसेस रिएक्शन कि जो सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें जो भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को छोड़ करके कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, उसके अलावा कोई और रिएक्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम। तो इसका एग्जांपल समझते हैं कि सपोज एक सिस्टम है और उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस बाहर से काम कर रहे हैं, तो यदि वो अनबैलेंस है, मैकेनिकली अनबैलेंस है, तो उसके ऊपर वो या तो मूव करेगा या रोटेट हो जाएगा। मतलब यदि उसके ऊपर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 0 नहीं है तो वो या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और यदि सिग्मा एम भी 0 नहीं है तो वो रोटेट कर जाएगा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और जब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो हम उसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। सेकंड है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे सिस्टम के एक तरफ तो आपने भट्टी लगा दी जहां जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरी तरफ आइस रखा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, और ये आपको पता ही है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर अपने आप होता है, तो वहां से हीट ट्रांसफर होगी, और इस हीट ट्रांसफर होने की वजह से सिस्टम के अंदर की जो रिएक्शंस है या जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएंगे, तो थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, इसे मान करके चला जाता है, वैसे थोड़ी बहुत रिएक्शन होती है। जैसे यदि बात करें, जैसे हमारे घरों में बाल्टी में पानी भरा जाता है तो हम ये सोचते हैं कि पानी की और बाल्टी के मेटल की कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद वो कोरोड हो जाती है, इसका मतलब रिएक्शन तो कहीं ना कहीं होती रहती है। तो मेटल के साथ जो लिक्विड की या कोई भी गैस की जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें हम कंसिडर नहीं करते। सो अब इस इक्विलिब्रियम में जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, 2 3 1। सबसे पहले मैकेनिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए सिस्टम आपका, उसके अंदर की केमिकल रिएक्शंस कोई भी और नहीं होनी चाहिए प्रोसेस को छोड़ करके, और उसके बाहर का टेम्परेचर फाइनली मेंटेन करना है कि उसके बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल एक समान रहे। चलिए, ये आपका 4th नंबर का टॉपिक भी खत्म हो गया। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर्टीज। वैसे तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी फिजिकल एजेंट जो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे सके उससे रिलेटेड, मतलब किसी चीज की कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसके बारे में उसकी जानकारी दे सके। ये 2 प्रकार की होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इसके आई को यदि आप याद रखेंगे तो यहीं से आपको समझ में आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पे डिपेंड नहीं करती, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, डिपेंड्स ऑन मास, जैसे मास इटसेल्फ, वॉल्यूम। अब
इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए सबकी, और भी आप बहुत सारी चीज़ें याद कर लेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, लेकिन इसको निकाला कैसे जाता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सपोज आपका एक सिस्टम है जिसका मास m, वॉल्यूम v, प्रेशर p और t टेम्परेचर है इस सिस्टम का। यदि हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आएगा और कौन सी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो यदि m मास है और आपने उसे आधा आधा कर दिया तो इस वाले का मास m/2 और इस वाले का m/2 हो जाएगा, वॉल्यूम भी v/2 हो जाएगा, लेकिन प्रेशर दोनों का सेम रहेगा और टेम्परेचर भी दोनों का सेम रहेगा। तो जिनको आधा करने पर या उसका डिवाइडेशन करने पर जो जो प्रॉपर्टी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं उन प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो नहीं होती हैं उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल या कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। जैसे यदि हम डेंसिटी को पूछें तो डेंसिटी एक कैसी प्रॉपर्टी है? डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूले को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होनी चाहिए क्योंकि ये तो डायरेक्टली मास पर डिपेंड कर रही है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? कि सपोज एग्जाम्पल के लिए मास 5 kg है और वॉल्यूम भी 5 मीटर क्यूब है, तो डेंसिटी कितनी हो गई? 1 kg पर मीटर क्यूब। अब आपने मास को भी डबल कर दिया। यदि मास डबल होगा तो वॉल्यूम भी उसी रेशियो में डबल हो जाएगा। तो मास हो गया 10 kg और वॉल्यूम हो गया 10 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी फिर से कितनी हो गई? 1 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से हमें एक लॉजिक मिला कि रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इक्वल्स टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव क्योंकि मास और वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इक्वल्स टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको कुछ लॉजिक्स पता लगेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी एनर्जीज जो है वो एक्सटेंसिव है। तो ये कुछ नोट करके मैं यहां पर लिख रहा हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नोट नंबर 1 तो ये डेंसिटी वाला केस हो गया। नंबर 2, ऑल एनर्जीज क्या है? एक्सटेंसिव। क्योंकि आप जितनी भी एनर्जी के देखेंगे फॉर्मूले, सब में मास का रोल प्ले होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो ऑल एनर्जीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन तीसरा यदि हम कहें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, पहली बात तो स्पेसिफिक होता क्या है? जिसको मास से डिवाइड कर देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप आगे चल के सुनेंगे इस वर्ड को बहुत ज्यादा। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय मास। तो कुल मिलाकर के स्पेसिफिक लगते ही इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसे मास से डिवाइड कर दिया।
तो यदि आप यहां पे देखेंगे तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, मास कैसी है, एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव, तो ये जो वैल्यू आई स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये कैसी प्रॉपर्टी आई, इंटेंसिव, क्योंकि रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे आपसे कोई कहे स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगी, mgh अपॉन m, तो वो भी आपकी इंटेंसिव, मतलब ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। तो ये 3 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके द्वारा आप प्रॉपर्टीज को पहचान सकते हैं। यदि हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे आपने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा, 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती थी, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड ड्राइव्ड प्रॉपर्टीज। तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम, यदि हम इसको इस प्रकार से कहते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और दूसरी होंगी ड्राइव्ड प्रॉपर्टीज, जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशन से और उसके साथ में कुछ और वैल्यूज से मिलकर बनी हुई होंगी, जिसमें आप UHS, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, पूरी थर्मोडायनेमिक्स इन 6 प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। और ये 6 प्रॉपर्टी किस प्रकार से एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना करके रोल प्ले करेंगी, तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये 6 प्रॉपर्टी ही पढ़नी है। वैसे इसके अलावा 2 प्रॉपर्टीज और हैं, जो कि फेज चेंज होने के अकॉर्डिंगली गिब्स फंक्शन एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में। हो सकता है हम इसमें भी पढ़ें, सिलेबस अभी चेंज हुआ है, तो आगे चल के हो सकता है आपको गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी पढ़ना पड़े। तो ये आपने थोड़ी सी डिटेल में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। आज हम लास्ट टॉपिक ही करेंगे 6th। इसके अलावा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे हम आपको। चलिए जल्दी से इसको करते हैं। तो नंबर 6 आपका, जिसमें पहला पॉइंट है स्टेट। व्हाट इज स्टेट? कंडीशन ऑफ सिस्टम which gives sufficient / required details। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि यदि कोई ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना हुआ है और इस प्रकार का कोई प्रोसेस दिखाया हुआ है, वहां पर यहां से 1 और ये है 2, तो 1 और 2 क्या है, बेसिकली स्टेट है इसकी, स्टेट। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच गिव्स सफिशिएंट या रिक्वायर्ड डिटेल्स। अब यदि मैं 1 स्टेट पर देखूं, तो मैं ऐसे इसको यदि कर दूं, तो यहां पर इसका प्रेशर P1 मान लिया और यहां पर वॉल्यूम V1 है, तो हमें कंडीशन ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम की वो कंडीशन जो हमें सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियां दे दे, उसे हम स्टेट कहते हैं। तो 1 and 2 आर स्टेट्स। सेकंड, पाथ। लेकिन इस पाथ को समझने से पहले हम
तीसरी डेफिनेशन समझेंगे। सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है क्योंकि उसको समझना पहले जरूरी है। व्हाट इज प्रोसेस? बेसिकली कॉज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट के बदलने का कारण ही कोई प्रोसेस हो गया है। 1 से 2 पे पहुंच गया तो कोई ना कोई तो प्रोसेस हुआ, 2 से 1 पे पहुंच गया तो कोई ना कोई तो प्रोसेस हुआ। तो स्टेट के चेंज होने का कारण ही प्रोसेस है। तो 1 से 2 इज ए प्रोसेस। यदि मैं एरो ऐसे लगा देता हूं, सो 1 2 इज ए प्रोसेस। पाथ कैसे समझेंगे? Locus of all the state points during a process। समझिए कि 1 से 2 पर पहुंच गया तो इसका मतलब कोई प्रोसेस हो गया। अब इसके बीच में यदि मैं कुछ और स्टेट मार्क कर दूं, जैसे A, B, C, D, तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो मिलेगा वो हमें पाथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 से 2 पर तो ऐसे भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन जब हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि 1 A B C D 2, तो ये क्या है? 1 से 2 तो हो गया प्रोसेस, लेकिन ये पूरा हो गया पाथ। एंड द लास्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। डेफिनेशन इज इनिशियल एंड फाइनल states are same। तो स्टूडेंट्स, यदि हम इसमें पूछें कि कितने साइक्लिक प्रोसेस हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इसमें 2 साइक्लिक प्रोसेस है। 2 साइक्लिक प्रोसेस कैसे? 1 2 3 4 1। एक तो ये पूरा हो गया प्रोसेस 1 3 4 1। तो यदि आप यहां पे लिखना चाहें 1 2 3 4 और दूसरा 1 3 4 1, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। ये वाला आपका साइक्लिक प्रोसेस नहीं है क्योंकि 1 2 2 3, लेकिन ये एरो ऐसे नहीं है। यदि ये एरो ऐसे होता तो भी 2 ही प्रोसेस होते, क्योंकि फिर 1 3 4 1 आपका साइक्लिक प्रोसेस नहीं होता। तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम होनी चाहिए और जहां से चले वहीं पर आपको पहुंच जाना चाहिए। तो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। आज स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर को यहीं पर ही रोक रहे हैं और इस लेक्चर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी आगे आने वाले समय के लिए, जिससे आप अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। ये मैंने अपने आप थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये एक छोटी सी बॉक्स नज़र आ रही है आपको, और इस बॉक्स के अंदर 94 विजिटिंग कार्ड्स हैं जिनके ऊपर 8 चैप्टरों को बनाया गया है। और उन चैप्टर्स में इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार के कार्ड्स मिलेंगे, 94 विजिटिंग कार्ड्स, जिसमें आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इसके कॉर्नर पे लिखा हुआ है BC। तो BC का मतलब है बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसके अंदर आपको 2 कागज और मिलेंगे जिसमें इसका पूरा ये बताया गया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के कितने कार्ड्स हैं। और जीरोथ लॉ में आपको लिखा हुआ मिलेगा
ZL, यदि आप इसको देखेंगे तो इसके कॉर्नर पे आपको ZL लिखा हुआ मिलेगा। तो इसी प्रकार के कुछ चैप्टर वाइज इसमें बनाए हुए हैं और इनको आप इसका पूरे बॉक्स का नाम रखा गया है टाइम सेविंग कार्ड्स। बेसिकली आज की लाइफ में हम लोग जब ट्रैवल करते हैं या किसी जगह से बाई बस बाई ट्रेन या हमारे पास कहीं पर हमें कुछ वेट करना होता है किसी का भी, तो हम इन कार्ड्स को एक रबर बैंड लगा करके एक यूनिट के कार्ड्स अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और जब भी हमें मौका मिले, चाहे हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको रिवाइज कर सकते हैं। और इस कार्ड में सीक्वेंस बिल्कुल सेम मिलेगा जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यदि आपको ये कार्ड चाहिए तो मेरे चैनल पर मेरे को आप मैसेज के द्वारा अपना फ़ोन नंबर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको कांटेक्ट करके आपको ये अवेलेबिलिटी करा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड जो भी आज पढ़ाया गया उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके आने वाले कम से कम 6 सब्जेक्टों के लिए एक बेस के रूप में काम करेगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरी अगली वीडियो आने पर अपने आप नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आपको सारे सब्जेक्टों की वीडियोस टाइम पर मिलती रहे, जिनके द्वारा आप अपने आगे की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।